Assalamu alaikum. In the last lab we have seen that how we can implement the DTFT in MATLAB, and today in lab 5 we are going to see how we can implement Z-transform and its application in discrete time system analysis. We will implement the Z-transform in MATLAB and figure out how we can see the zero poles graph. The Z-transform is a useful tool in the analysis of discrete time signal and systems and is the discrete time counterpart of the Laplace transform for continuous time signal and systems. The Z-transform may be used to solve constant coefficient difference equations, evaluate the response of a linear time invariant system to a given input, and design linear filters. In this lab, we will look the Z-transform and examine how it may be used to solve a variety of different problems. In previous lab, we saw that the discrete time Fourier transform DTFT of a sequence is equals to x of ej omega equals summation from n is equal to minus infinity to plus infinity x of n e of minus j omega n. However, in order for this series to converge, it is necessary that the signals be absolutely summable. हम लोगों ने ये कहा था कि DTFT उन सीक्वेंसेस के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो के एब्सोल्युटली समेबल होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारे सीक्वेंसेस समेबल हो। कुछ सिग्नल्स ऐसे भी आते हैं जो एब्सोल्युटली समेबल नहीं होते और तब हम उनका DTFT फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसमें एग्जांपल्स हुआ जिस तरह एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन अप टू इन्फिनिट जा रहा होता है, हम उसका एब्सोल्यूट सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर ये यूनिट स्टेप फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो भी उसको एब्सोल्युटली समेबल नहीं बनाता। तो ऐसे सीक्वेंसेस के लिए जो एब्सोल्युटली समेबल नहीं है उनके लिए हम DTFT नहीं बल्कि Z ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। The Z transform is generalization of DTFT that allows one to deal with such sequences which are not absolutely summable. Z of transform में हमारे पास G of Z is equal to Z transform of G of N is equal to summation minus infinity to plus infinity G of N multiplied by Z of minus N, where Z is R e j omega is a complex variable. Z की वैल्यू हमारे पास R e j omega के इक्वल होती है और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसमें अगर Z is equal to 1 हो जाए तो आपके पास DTFT और Z transform सेम ही होगा। The value of Z transform for which sum converges define a region in the Z plane referred to as region of convergence. एक एरिया होता है, हम दो जीरोस या पोल्स, हम दो पोल्स के दरमियान में एक एरिया डिफाइन करते हैं, उस एरिया को आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हो। उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज Z ट्रांसफॉर्म की देखते हैं कि वो राइट हैंडेड सीक्वेंस है, लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कॉजल है, अनकॉजल है। इस तरह की सारी चीजें हम लोग ROC से ही देख सकते हैं। खैर, हम मैटलैब की तरफ आते हैं। जो मैटलैब में फंक्शन यूज होंगे इसके लिए वो आपके पास आ रहे हैं एब्सोल्यूट, एंगल, कंजुगेट, एक्सपोनेंट, इमेजिनरी, रियल। ये चीजें हम पहले भी यूज कर चुके हैं। ब्रेक, एंड, फॉर, इफ, इनपुट, पॉज और एरर। इनपुट लेने के लिए सिस्टम से यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट की कमांड यूज होती है, पॉज करने के लिए पॉज, और अगर कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम एरर डिस्प्ले करते हैं। वंस, पाई और जीरोस और बाकी आगे जो हमारे पास लॉजिकल सिंबल्स हैं। 2 डायमेंशनल ग्राफ्स हैं और जो हम सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स यूज करेंगे। FREQZ हम पहले भी देख चुके हैं। IMPZ इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए फाइंड आउट होता है, FREQZ DTFT के लिए होता है। ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल TF to ZP ये हम Z ट्रांसफॉर्म के लिए यूज करेंगे। और जीरो पोल प्लॉट बनाने के लिए जो कमांड यूज होती है वो Z प्लेन की है। इसमें आप हेल्प कमांड विंडो में, मैटलैब की कमांड विंडो में हेल्प लेके इनकी डिटेल्स और देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। द फंक्शन FREQZ can be used to evaluate the value of a rational Z transform on the unit circle. To do this, program 6.1 it is written below and can be used without any modification. हम लोगों ने एक नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स डिफाइन किए हैं। इसको अगर मैं मैटलैब में देखूं
तो ये चीज मेरे पास आ रही है। ठीक है, सबसे पहले क्लियर ऑल क्लोज ऑल CLC क्लियर स्क्रीन आ रहा है। ओमेगा हमने फ्रीक्वेंसी सैंपल्स कंप्यूट कर लिए हैं, 512 पॉइंट है, -4 पाई से +4 पाई के बीच में 8 पाई का इंटरवल है, डिवाइडेड बाय 512 पॉइंट्स DTFT जो आप निकाल रहे हो। हमने नम में नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स मैप कर लिए हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स मैप कर लिए हैं। FREQZ से हमने इसका DTFT फाइंड आउट किया है, W बाय पाई के ऊपर रियल पार्ट प्लॉट किया है और इसी तरह W बाय पाई के ऊपर इमेजिनरी पार्ट प्लॉट किया है। उसको हमने टाइटल्स दे दिए हैं, X लेबल और Y लेबल वगैरह दे दिए ताकि आपके पास फिगर में क्लियर हो कि आपके पास X एक्सिस पे क्या है, Y एक्सिस पे क्या है। पॉज की कमांड क्या करेगी? पॉज की कमांड सिस्टम के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देगी, पॉज कर देगी until you press any की। आप जैसी कोई की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम उसके बाद आगे एग्जीक्यूट होगा। आगे जाके आपके पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ रहा है DTFT का एब्सोल्यूट ऑफ H से, और एंगल ऑफ H से आपके पास फेज रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास रियल पार्ट ऑफ H ऑफ EJ ओमेगा आ रहा है, हमें क्लियरली ये कॉन्टिन्यूस है और पाई पे पीरियोडिक है, 2 पाई के ऊपर ये पीरियोडिक है, और इसी तरह इसका फेज रिस्पॉन्स आ रहा है। अब जैसे ही मैंने ये की प्रेस की तो मेरे पास नेक्स्ट प्रोग्राम अगली फिगर आ गई है जिसमें आपके पास स्पेक्ट्रम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, DTFT का एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स है और फेज रिस्पॉन्स आ रहा है। एक पहले हमारे पास इमेजिनरी और रियल रिस्पॉन्स था, अब हमारे पास एब्सोल्यूट और फेज रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि ABS से और एंगल सी की कमांड से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसके हमने 0 पोल्स प्लॉट करने हैं। 2 + 5z - 1 + 9z - 2 + 5z - 3 + 3z - 4 डिवाइडेड बाय 5 + 45z - 1 + 2z - 2 + z - 3 + z - 4। हमें क्लियरली देख सकते हैं कि नॉमिनेटर में 2 5 9 5 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 5 45 2 1 और 1 आएगा। पोल 0 प्लॉट के लिए हम लोगों को पहले इस रैशनल Z ट्रांसफॉर्म को फंक्शन को फैक्टोरियल फॉर्म में लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं फंक्शन है वो है ZPK इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन to 0 poles num dnum. The function transfer function to 0 pole can be used to determine the 0 poles of a rational Z transform. ऊपर जो इक्वेशन है वो हमारे पास रैशनल है, वो फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है, फैक्टर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर हमारे पास एक रैशनल Z ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है तो उसको जीरोस और पोल्स निकालने के लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन टू 0 पोल TF2ZP का फंक्शन यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 0 पोल्स और गेन आउटपुट में आ रही होती है, और इसके इनपुट में हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हमने ऊपर मैप किए हैं नम और डीनम में वो हम पास करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन 0 पोल्स एक दफा आपके पास निकल आए तो उसके बाद हम इन 0 पोल से SOS फॉर्म या आपके फैक्टर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। 0 पोल्स टू ZP 0 पोल्स टू SOS और इसमें इनपुट देते हैं 0 पोल्स और गेन। ये फंक्शन हमारे पास, तो हमें एक जो 0 पोल से जो ऊपर हमारे पास रैशनल फंक्शन था उसको ये हमें रैशनल फंक्शन को फैक्टर्ड फॉर्म में दे देता है। अब अगर आपके पास 0 पोल्स हैं, एक फंक्शन नहीं है, 0 पोल्स हैं, इसी तरह जब हमारे पास 0 पोल्स हो और हम लोगों को रैशनल फॉर्म लेनी हो तो हम 0 पोल्स टू ट्रांसफर फंक्शन का फंक्शन यूज करते हैं। 0 पोल टू ट्रांसफर फंक्शन का फंक्शन ZP2TF का फंक्शन है। ये रिवर्स कर देगा, जैसे हम 0 पोल्स ट्रांसफर फंक्शन से हम लोगों ने 0 पोल्स फाइंड आउट किए, इसी तरह 0 पोल से हम ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा
हमारे पास जी प्लेन की कमांड है। जी प्लेन की कमांड जीरोस और पोल्स को प्लॉट करके दे देती है। जीरो पोल्स एंड जीरोस और कॉलम वेक्टर इन पोल जीरो प्लॉट जनरेटेड बाय मैटलैब। द लोकेशन ऑफ अ पोल इज इंडिकेटेड बाय दिस क्रॉस एंड लोकेशन ऑफ अ जीरो इज इंडिकेटेड बाय दिस जीरो और ओ सिंबल। एक्स या क्रॉस का सिंबल आपके पास पोल्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के अंदर, और जो जीरो ओ का सिंबल आता है ये आपके पास जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। जी प्लेन बेसिकली एक प्लॉटिंग फंक्शन है, जिस तरह आपके पास स्टेम का फंक्शन है, ग्राफ का फंक्शन है, प्लॉट का फंक्शन है, इस तरह ये ग्राफिंग फंक्शन है। जी प्लेन आपको एक ग्राफ बना के देगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये अगेन हमारे पास फंक्शन है नम डी नम, इसका लेते हैं और इसके हम पोल जीरो प्लॉट फाइंड आउट करते हैं, जीरो पोल्स बनाते हैं और फिर एसओएस फॉर्म देखते हैं और एसओएस फॉर्म को देखते हैं कि हम कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे से चलते हैं। सेकंड में मैंने 2, 5, 9, 5, 3 नॉमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं, 5, 45, 2, 1, 1 डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले आगे। ठीक है, 5, 45, 2, 1, 1 और ऊपर आपके पास 2, 5, 9, 5, 3। तो ये हमने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट मैप कर लिए हैं। उसके बाद हमने ZP के रिटर्न आ रहा है, किसका रिटर्न आ रहा है, ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल के TF टू ZPK का, और इसमें हम पास क्या कर रहे हैं, नम और डी नम। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने इसको पास किया ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो पोल्स, और आपके पास आउटपुट पे जीरोस पोल्स और K स्टैंड फॉर गेन, गेन आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी फैक्टर फॉर्म देखनी है। फैक्टर फॉर्म के लिए SOS और K रिटर्न में गेन, और फैक्टर फॉर्म रिटर्न हो रही है SOS के वेरिएबल में, और फंक्शन है ZP टू SOS, जीरो पोल्स टू SOS, और इसको हम पास क्या करेंगे, जीरो पोल्स और गेन। उसके बाद हमने जी प्लेन के अंदर इसको डिस्प्ले करा दिया है। इसी तरह जी प्लेन के फंक्शन से आपके पास जीरोस और पोल्स प्लॉट हो जाएंगे। जी प्लेन में हम लोग Z और P भेज रहे हैं, जो कि हम लोगों ने TF टू ZPK की आउटपुट से जनरेट किए थे। इसको रन करके देखते हैं। ओके जी, वेटिंग फॉर इनपुट, हिट एंटर। अच्छा, हम लोगों ने बीच में एक पॉज दिया हुआ है इनपुट के लिए ताकि उधर जाके प्रोग्राम रुक जाए। मेरे पास जीरोस और पोल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास SOS फैक्टर फॉर्म और गेन रिप्रेजेंट हो रही है, और फिर मैंने एंटर किया तो मेरे पास जीरोस और पोल्स को प्लॉट हो रहे हैं। इन प्लॉट्स को हम एक एक करके देखते हैं। ये मेरे पास जीरोस और पोल्स की वैल्यूज आ गई थी, जो कि ZPK TF टू ZPK से आपके पास जीरोस और पोल्स की वैल्यूज आ गई थी। मेरे पास 4 जीरोस हैं, 4 पोल्स हैं। 4 जीरोस में चारों कॉम्प्लेक्स हैं, पोल्स में 2 रियल पोल्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। SOS फैक्टर फॉर्म आ रही है और गेन आ रही है। इस फैक्टर फॉर्म जो SOS की फॉर्म है, इसको हम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2z माइनस 1 प्लस 3z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9.2293z माइनस 1 प्लस 2.4344z माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0.5z माइनस 1 प्लस 0.5z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2293z माइनस 1 प्लस 0.0822z माइनस 2, और इस पूरी फॉर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया गेन से, जो कि आपके पास 0.4 है। तो इस तरह से जो हमारे पास SOS का रिटर्न होगा उसको हम प्रॉपर जो फैक्टर फॉर्म है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। इन्हीं कोएफिशिएंट्स को मैंने यूज किया, z-1 z-2 के साथ लिया। जब अगेन मेरे पास मैं यहाँ से 1 2 3 चल रहा हूँ, जब दोबारा मेरे पास 1 आएगा, इट मींस कि अब डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जीरोस पोल्स के प्लॉट देख सकते हैं। मेरे पास पोल्स जो थे, 2 रियल पोल्स हैं, 2 इमेजिनरी पोल्स हैं। तो मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो इधर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल मेरे पास रियल पार्ट है। तो रियल पोल्स मैंने जिनमें इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 0 है उस पर प्लॉट कर दिए हैं, और जो कॉम्प्लेक्स पोल्स थे उनको मैंने ये प्लॉट कर दिया है। इसी तरह मेरे पास कॉम्प्लेक्स जीरोस थे और कॉम्प्लेक्स 4 जीरोस थे, वो मैंने यहाँ पे मैटलैब में प्लॉट करके हमें दे दिया। तो जी प्लेन की आउटपुट हमारे पास ये आ गई है।
अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम लोगों ने डिटरमाइन करने हैं पोल जीरो प्लॉट से, और बताना है कि कौन कौन से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, जो मेरे पास जीरोस और पोल्स आ रहे थे उसमें मैंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये निकाल दिया। ठीक है, z लेस देन 0.2718। ठीक, और ये जीरो पोल्स जो ये जो आ रहे हैं ये पोल्स से हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जनरेट कर रहे हैं। तो z लेस देन 0. लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है जो कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल सीक्वेंस आपके पास राइट साइड वो सीक्वेंस होना चाहिए जिसके बीच में आपके पास यूनिट सर्कल आ रहा हो। यूनिट सर्कल अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आ रहा है तो आपके पास सिस्टम स्टेबल है। सेकेंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस टू साइडेड है, यूनिट सर्कल बीच में नहीं आ रहा तो वो स्टेबल नहीं है। थर्ड के अंदर यूनिट सर्कल आ रहा है, 0.286 से 8.9 के बीच में 1 आएगा तो आपके पास टू साइडेड सीक्वेंस है और ये स्टेबल है। और तीसरा सीक्वेंस है जो आपके पास ग्रेटर देन 8.9 है, राइट हैंडेड सीक्वेंस है और स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा। तो इस तरह हमने जो पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस थे वो देख लिए हैं और उनको हमने बता दिया कि वो स्टेबल हैं या स्टेबल नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हमारे पास जीरोस और पोल्स गिवन हो और उससे हमें ट्रांसफर फंक्शन बनाने का कहा जाए तो हम मैटलैब में कैसे बनाते हैं उस पर देखते हैं। मेरे पास CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल इनिशियल कमांड्स हैं प्रोग्राम के वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और पुरानी सारी फिगर्स को बंद करने के लिए। मेरे पास जीरोस जो गिवन जीरोस है क्वेश्चन में वो मैंने लिख ली है, पोल्स लिख ली हैं और गेन लिख लिया है। जीरोस और पोल्स को मैंने इसका साथ ही मैंने ट्रांसपोज ले लिया कि मेरे पास जो रो वेक्टर था वो अब कॉलम वेक्टर में आ गया। रो वेक्टर में आपके पास एक ही रो होती है, कॉलम वेक्टर में आपके पास एक। मेरे पास जीरोस 0.3, 2.5, माइनस 0.2 प्लस 0.4 अयोटा, माइनस 0.2 माइनस 0.4 अयोटा, और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया हुआ है। ट्रांसपोज मैंने इसलिए लिया है कि ZP टू TF के अंदर जो हम जीरो पोल्स और को पास करेंगे वो हमारे पास कॉलम वेक्टर होने चाहिए। कॉलम वेक्टर का मैंने बता दिया कि एक ही कॉलम होगा। ठीक है, इसके बाद आगे मैंने ZP टू TF, ZP टू TF, जीरो पोल्स टू ट्रांसफर फंक्शन, इसको मैंने पास कर किए हैं जीरो पोल्स और गेन जो हमें गिवन थी, और नम डी नम आपकी आउटपुट पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आएंगे। इसको रन करके देखते हैं तो मेरे पास ये नम और डी नम आ गया है। इन नम डी नम से हम कैसे रेशनल फॉर्म लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो इस रेशनल फॉर्म इस तरह से निकलेगी कि नम में 3.9 माइनस 9.36 z माइनस 1 माइनस 0.663 z माइनस 2 माइनस 1.014 z माइनस 3 प्लस 0.5850 z माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में के कोफिशिएंट्स 1 माइनस 0.95 z माइनस 1 प्लस 1.75 z माइनस 2 प्लस 0.6625 z माइनस 1 माइनस 0.3187 z माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमने जीरो पोल्स से दोबारा रेशनल फॉर्म लिखी है। आगे देखते हैं कि हम कैसे इम्पल्स IMPZ इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन यूज होता है IMPZ। इसमें आप नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर और नंबर ऑफ सैंपल्स को इनपुट देते हो और आउटपुट पे आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स और वो टाइम पीरियड दे देता है जिसके ऊपर इसको आपने प्लॉट करना है। इसको मैटलैब में देखते हैं। ओके जी, CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल नम डी नम में मैंने वही जो रेशनल फंक्शन हमें शुरू में गिवन है वही लिया हुआ है। यूज L इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर ऑफ सैंपल्स। तो मैं यूजर से नंबर ऑफ सैंपल्स इनपुट करवा रहा हूँ कि कितने सैंपल्स के ऊपर ये प्लॉट होगा। उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम फाइंड आउट कर रहे हैं IMPZ की कमांड से। नम, डी नम और L इसकी इनपुट पे दे रहे हैं और आउटपुट पे आपके पास G और T आ रहा है। और फिर इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैंने स्टैम्प कर लिया, T और G। डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा तो हम लोगों ने तब स्टैम्प का फंक्शन यूज किया है। टाइटल दे दिया
नंबर्स टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, जो ऊपर हमने इनपुट ली थी न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल इनपुट को हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इसको टाइटल में दे दिया। एक्स लेबल ले लिए, वाई लेबल ले लिए। इसको रन करके देखते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ नीचे यूजर मुझसे एंटर नंबर ऑफ सैंपल्स, मैं फर्स्ट 50 सैंपल्स के ऊपर इसको प्लॉट करता हूँ। जैसे ही मैंने 50 इंटर किया मेरे पास ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये मेरे पास इस रैशनल फंक्शन का इम्पल्स रिस्पॉन्स है फर्स्ट 50 सैंपल्स के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास रेजिड्यू z के फंक्शन को देखेंगे। रेजिड्यू z का फंक्शन आपके पास रेजिड्यूअल फॉर्म निकाल के दे देता है किसी भी रैशनल फंक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम रेजिड्यू z का फंक्शन यूज करते हैं। इसकी रिटर्न पे आपके पास आर पी के आ रहा होता है और इसको आप पास नम और डी नम करते हो। मेरे पास अगर मुझे इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो मुझे उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन को लेके आना है। पार्शियल रिप्रेजेंटेशन को फिर मुझे सॉल्व करके दोबारा उसको मैंने दोबारा उससे इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मेरे पास एक फंक्शन गिवन है 2 + 5 + 9, इसका मैं रेजिड्यू z देखता हूँ। मैटलैब में देखते हैं। मैंने नम डिफाइन कर दिया, डी नम डिफाइन कर दिया और पार्शियल फ्रैक्शन के फंक्शन को आर रेजिड्यू z में मैंने नम डी नम पास कर दिया और आउटपुट पे मुझे आर पी के मिल गया। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आर पी और के की ये वैल्यूज आ रही हैं। आर पी और के, 4 वैल्यूज आर की आ रही हैं, पी की वैल्यूज आ रही हैं और के की वैल्यू आ रही है 3। के इज अगेन इंफिनिटी, सॉरी के इज अगेन गेन, के हमारे पास गेन है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो मेरे पास आर पी और के की जो वैल्यूज आई हैं इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कैसे। जिस तरह फर्स्ट वन है जी 0.3109 r डिवाइडेड बाय 1 प्लस p, तो 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस p होता है। तो r मेरे पास ऊपर 0.3109 आ रहा है, नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है 8.9576 z माइनस 1 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन माइनस 1.0254 माइनस 0.3547 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1147 प्लस 0.2627 आए। इसी तरह थर्ड को और लास्ट में मैंने देख लिया माइनस 0.8601 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टू माइनस प्लस आएगा 0.2718 c माइनस 1 और आखिर में प्लस 3। अब इनका अगर हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास रियल वेरिएबल से उनको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास z ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी r डिवाइडेड बाय 1 प्लस p का z टाइम डोमेन में आप लोगे तो r माइनस p की पावर n इंटू यू ऑफ n। इस तरह से हम इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो 0.3109 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8.9576 z माइनस 1 को अगर हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0.3109 इंटू माइनस 8.9576 की पावर n u ऑफ n आ जाएगा। इसी तरह सेकंड को हमने देख लिया तो सेकंड हमारे पास 0.8601 माइनस 0.2718 की पावर n इंटू यू ऑफ n आ गया। 3 जो आपके पास गेन है वो सिंपल फंक्शन है, उसके साथ कोई z नहीं है तो उसके साथ टाइम डोमेन में आपका 3 इंटू डेल्टा ऑफ n जो कि आपकी डेल्टा ऑफ n आ जाएगा। डेल्टा ऑफ n आपके पास इंपल्स के लिए रिप्रेजेंट होता है, u ऑफ n आपके पास यूनिट स्टेप के लिए रिप्रेजेंट होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है जो रिमेनिंग टर्म्स हैं जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको हम थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, मगर पार्शियल फ्रैक्शन एक ठीक ठाक लेंथी प्रोसीजर है तो उसके लिए एक अल्टरनेट मेथड भी एग्जिस्ट करता है। उसका अल्टरनेट मेथड ये है कि मैं जो मेरे पास ये जो 1 में इसको 0.1147 प्लस 0.2627 इसको मैं अल्फा असाइन कर रहा हूँ। r इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा तो आपका 0.2866 आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा 1.159
1 आ जाएगा। मैंने अल्फा से आर और ओमेगा ले लिया। इसी तरह बीटा में ले लूंगा, बीटा मेरे पास ऊपर नॉमिनेटर वाला आ रहा है, बीटा मेरे पास आएगा -1.0254 -0.3547। ठीक है, बीटा आ गया। इसका के में मैंने इसका एब्सोल्यूट रिस्पांस स्टोर कर दिया जो कि मेरे पास 1.0850 है, और थीटा में मैंने इसका आर्गुमेंट ले लिया जो कि -2.8086 आ रहा है। आर्गुमेंट आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ बीटा से निकल रहा है या फिर एंगल का, इसकी एंगल की कमांड से आपके पास आ रहा होता है। आर्गुमेंट रिस्पांस या एंगल या टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल, इस तरह से आपके पास फेज रिस्पांस निकलेगा। और एब्सोल्यूट रिस्पांस निकालने के लिए मैटलैब में आप सिंपल एबीएस की कमांड यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट निकालने के लिए आपके पास या फेज रिस्पांस निकालने के लिए आपके पास एंगल की कमांड यूज होती है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम इसको इस फॉर्मूले में इनपुट करते हैं, 2k की पावर k इंटू r की पावर n इंटू कॉस ओमेगा n प्लस फाइव इंटू ओमेगा n प्लस थीटा इंटू u ऑफ n। जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास इनवर्स c पूरा निकल रहा है। g ऑफ n इज इक्वल टू 0.319, ये पहले वाला आ रहा है। जो आपके पास कॉस के साथ आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 2k rn इंटू कॉस ओमेगा n प्लस थीटा। थीटा आपके पास माइनस में है तो अगेन उससे माइनस आ रहा है, -8.6। उसी तरह आ रहा है +3 थीटा n। तो आपके पास जो ये वाले जो दो आपके पास जो टर्म्स बच की थी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप इसमें निकाल रहे हो, 2k rn इंटू कॉस ओमेगा n प्लस थीटा इंटू u ऑफ n। अब इसमें देख लें 2 मल्टीप्लाई k 1.08, r मल्टीप्लाई बाय r 0.2866, ये मल्टीप्लाई होके जो इनकी पावर n आ जाएगी, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा प्लस 1.159 कॉस ओमेगा आ जाता है, ओमेगा n प्लस थीटा आपके पास आ रहा है -2.8086। और अगर मैं इस टर्म को देखूं तो मेरे पास यही चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से हमने इनवर्स सी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूंगा मेरे पास एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड एग्जिस्ट करता है जो कि ये है। इसको हमने देख लिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज हमने जी ट्रांसफॉर्म को देखा मैटलैब के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले एक रैशनल फंक्शन लिया है। इस रैशनल फंक्शन को हम लोगों ने ZP2 TF2 ZPK से हम लोगों ने जीरो पोल्स और गेन फाइंड आउट किए हैं। हम लोगों ने देखा कि हम उसको जी प्लेन के साथ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हमने देखा कि हम उसकी कैसे फैक्टर फॉर्म ले सकते हैं यूजिंग ZP2 SOS की कमांड को लेके। उसके बाद हमने देखा है कि अगर मेरे पास जीरो पोल्स गिवन हो और मुझे रैशनल फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो मैं जीरो पोल्स टू TF ZP2 TF की कमांड से जीरो पोल से मैं दोबारा ट्रांसफर फंक्शन रैशनल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कैसे IMPZ से इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हैं किसी भी रैशनल जी ट्रांसफॉर्म का। हम लोगों को अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो हम IMPZ की कमांड को यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा है रेजिड्यू जी जो कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। इस फ्रैक्शनल फॉर्म को मुझे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने लिखा है RPK से। RPK को मैंने रिवर्स में सॉल्व किया है यूजिंग जी ट्रांसफॉर्म टेबल। मैंने देखा है कि मेरे पास इसका जी ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन में क्या एग्जिस्ट करता है। जो रियल वैल्यूज थे उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल आया है, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज थी उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा है कि मुझे कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एक लेंथी प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक अल्टरनेट मेथड था जो R और P को मैप करके मुझे दे रहा था। तो ये थी आज की लैब। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आप वो मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशंस में पूछ सकते हैं। इससे जरूर एक दफ़ा खुद ट्राई कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप इसको परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Allah Hafiz.